कैसे सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद योगेश सर का और जो हमारे सभी उच्च अधिकारी लोग यहाँ उपस्थित हैं। अच्छा, आप सभी लोगों ने कोई ना कोई तो ट्रेनिंग की हुई है SDRF से। कितने लोगों ने करी है? अरे 1 2 3 4 5 6 7 सब पहले बैच में। आप तो अभी जल्दी है। मैं ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग देखो, हम लोग आए हैं SDRF से। जो लोग नहीं किए हैं उनको जानना जरूरी है। जो लोग हमारी संस्था में हैं उनको पता है, हर चीज़ पता है। NDRF से, हाँ, जैसे NDRF है वैसे ही SDRF है। NDRF काम करती है पूरे देश में, कहीं भी आपदा आएगी तो NDRF। वैसे अपनी उत्तर प्रदेश सरकार की एक SDRF, जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्य आपदा मोचन, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। वो कहाँ पे है? हाँ सर, बोलिए। ये प्रत्येक स्टेट में अलग-अलग है। हाँ, अभी सब बताएंगे आपको, पूरा परिचय हर चीज़ बताएंगे। छोटा सा ये बता रहे हैं कि हम लोग कहाँ से हैं, क्योंकि जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनको लग रहा होगा कि ये पुलिस वाली वर्दी में है, ये SDRF लिखा है ऑरेंज वाली में है, क्या है, लोग क्यों आए, है ना। बेसिक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। बाकी हमारे साथ मास्टर ट्रेनर हैं, सभी लोग आपको भी डिटेल में बताएंगे। तो SDRF का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, हिंदी में राष्ट्रीय राज्य आपदा मोचन बल। मोचन का मतलब संकट मोचन, है ना। कोई भी आपदा आएगी, उस आपदा के प्रभाव को कम करना, उस आपदा में जो लोग फंसे उनको निकालना और उसके बाद उनका राहत बचाव कार्य करना। तो राज्य आपदा मोचन बल एक बल है जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अंग है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस के DGP साहब हैं, उन्हीं के अंडर में सभी लोग निर्देशन में पूरा स्ट्रक्चर है, वो अभी आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसमें जो लोग कार्य करते हैं वो सभी कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के सभी जवान हैं। इसमें डिप्यूटेशन पे 5 साल के लिए आते हैं, ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं अपना जो भी काम किया जाता है, और उसके बाद अपने मूल जहाँ पे उनका विभाग था वहाँ पे चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर भी कई विभाग हैं। एक तो नागरिक पुलिस जो आप लोगों की सेवा में, सिविल पुलिस है ना, थाने में रहती है। आप लोग कोई दिक्कत हुई तो आप जाके मदद ले सकते हैं। दूसरी है PSC, है ना, कहीं पे ज़्यादा दंगा फसाद हो गया या कहीं पे भीड़ भाड़ या होने की संभावना है, PSC वाले लोग वहाँ रहते हैं। PSC की बटालियन होती है, ट्रैफिक पुलिस रहती है। इसके अलावा अग्निशमन, फायर वाले देखें ना, रैपिड एक्शन फोर्स, SSF, मेट्रो वगैरह में जाते हैं हम लोग, वहाँ सिक्योरिटी लगी है ना। नहीं, CISF नहीं है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग हैं। वो जो चित्ता ड्रेस नहीं होती ऐसे चिट्टी वाली, देखा होगा आप लोगों ने, अपने मेट्रो में गए लखनऊ, हाँ, वो CISF के लोग नहीं है, वो अपने उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग हैं। वो तो सर अभी स्पेशल फोर्स, स्पेशल जो अभी जल्दी रिगार्डिंग हुआ है। स्पेशल फोर्स पहले क्या होता था, CISF और पैरामिलिट्री के लोग देखते थे, अब उसको अलग से अपनी फोर्स का, ऐसे बहुत सारी हैं। जैसे आप लोग हैं सिविल डिफेंस, किसके अंडर में है? आप लोग के जो उच्च अधिकारी हैं कौन है? नागरिक सुरक्षा, मतलब सब लोगों का मकसद एक ही है ना। DGP मुख्यालय, उसी के अंडर में सभी लोग काम करते हैं। वैसे बहुत सारे, उसी में से हम लोग हैं SDRF का समझ में आ गया। बाकी डिटेल में कितनी बटालियन है, कहाँ कहाँ पे पोस्टेड है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, कितने अधिकारी हैं, कितनी जनसंख्या है, काम क्या है, वो अभी हम एक छोटा सा वीडियो चलाएंगे, उसमें देख लेना, काम दिख जाएगा। बाकी सब लोग आपको बता देंगे। तो ये था हम लोगों का संस्था का परिचय। अब अपना परिचय दे देता हूँ। मैं मेरा जो मूल विभाग है वो है PSC का नाम सुना है? हाँ, PSC का मैं प्लाटून कमांडर हूँ और मेरा नाम अश्विनी कुमार मिश्रा। मैं इस टीम का नेतृत्व कर रहा हूँ जो आप लोगों के सामने आज है प्रस्तुत है। अभी 3 दिन आपके साथ रहेंगे। इसमें से हमारे अमित मिश्रा सर हैं,
ये जो आप लोग विषय पढ़ रहे हैं CBRN है ना, के मास्टर ट्रेनर हैं। साथ में हमारे अजय पाल सर हैं, ये भी इसी विषय के मास्टर ट्रेनर हैं। इन्होंने TOT किया हुआ है और मास्टर कोर्स किया हुआ है। ये सब लोग NDRF के विभिन्न बटालियनों से अलग अलग उसमें स्पेशलाइज्ड हैं, ट्रेंड हैं। ये लोग आपको पढ़ाएंगे। हमारे साथ प्रशांत त्रिपाठी सर हैं, जो हमारे SDRF के प्रशिक्षण शाखा के मेजर हैं। मेजर मतलब पूरी मैन पावर इन्हीं के कंट्रोल में रहती है। जिन्होंने कोर्स किया सब लोग जानते हैं, है ना। आप लोगों का पूरा ख्याल खाने पीने रहने से लेके हर चीज़ का जिम्मेदारी इनके पास है। तो आज अभी SDRF में कोई बैच नहीं चल रहा है, मैं आपका कहना खाली थे मेजर साहब, तो हमने कहा चलो आज देखते हैं। बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, सब अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, मास्टर ट्रेनर्स करने के लिए आए हैं। तो ऑब्वियसली आप लोग जो क्रीम होता है ना सिविल डिफेंस का, क्रीम मतलब आप लोग जाके अभी ट्रेन करेंगे ना लोगों को, तो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट लोग हैं। इसलिए हम अपनी जो पॉसिबल सबसे बेस्ट टीम थी उसको लेके आए हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा, बढ़िया से बढ़िया चीज़ें हम लोग सीख सकें, इंटरेक्शन हो, डिस्कस कर सकें, ताकि देश का समाज का भला हो और हम लोग अच्छे से अपना काम कर सकें। ये तो हो गया हम लोगों का परिचय, हमारी टीम का परिचय। अब आप लोगों का नंबर, आप लोगों से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आए हैं, तो अपना नाम, अपना जिस जिले से आए हैं, इस जगह से आए हैं, और क्या मतलब पोर्टफोलियो क्या है, आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं, किस पद पे हैं। तो इधर से आप बैठे बैठे आप बोल। श्रीमान, मेरा नाम प्रवीर कुमार यादव है और मैं चंदौली मुगल सराय एरिया से आया हुआ हूँ। और मैं मुगल सराय बिल्कुल लास्ट बॉर्डर, ये बिहार का लगभग, बिहार और बंगाल का बॉर्डर। जी। और मैं अपने जिले में पोस्ट वार्डन हूँ। सर, मेरा नाम है डॉक्टर मौसम। मैं गोरखपुर में 2006 से सिविल डिफेंस में हूँ। 19 साल हो गया। कमांडर ट्रेनिंग कर चुका हूँ BKT में, और इस समय घटना नियंत्रण अधिकारी के पद में कार्य। तो डॉक्टरेट सर आपका एजुकेशन वाला है कि एजुकेशन वाला है? MBBS? अच्छा। सर, मेरा नाम भारतनाथ मौर्य है। मैं नागरिक सुरक्षा को गोरखपुर में एज ए सेक्टर वार्डर मैंने 2021 में ज्वाइन किया। गोरखपुर से 2 लोग हैं। आप सर? मेरा नाम पुनीश कुमार है, मैं मेरठ से हूँ और मैं सिविल डिफेंस में सेक्टर वार्डन के पोस्ट पर हूँ। मेरठ से? हाँ, जैसे मैं टीचर हूँ। मेरा नाम शरीफ है, मैं प्रयागराज से। मेरा नाम कुशाल गुजर है और बरेली। सर, मेरा नाम अनिल कुमार कुशवाहा है, मैं झांसी से सिविल डिफेंस का सेक्टर वार्डन। सर, मेरा नाम राजेश कुमार शंकर है, मैं सिविल डिफेंस सहायक सहारनपुर। सहायक। देहरादून से है सर। आप देहरादून से हैं, तो यूपी में कैसे? ये 2 लोग से जो अलग से करनी हो नहीं पाती। दो मतलब 2 कौन कौन? आप और? अच्छा, आप ऐसा। सर आपका सुना? मेरा नाम निहाल कुमार है, मैं भी देहरादून से हूँ और सिविल डिफेंस में 2019 में अभी मुख्य पोस्ट वार्डन। सर, मैं विपिन चौधरी से झांसी से। सर, सेक्टर वार्डन के पद पर तैनात हूँ। झांसी से 2 लोग हैं ना जी। हर जिले से 2 लोग आते हैं। है, थोड़ा आवाज़ धीरे हो सकती है। हाँ, बंद कर दो, बंद। नहीं, बंद करने जाते हैं। सर, AC है, हाँ, AC है। हर जिले से 2 लोग। 2 नंबर 1 नंबर पे चला दो, चलता भी रहेगा। नहीं, छोटा रूम है, बढ़िया आवाज़ आती है। सर आप? सर, मैं दीपक श्रीवास्तव नागरिक सुरक्षा कानपुर नगर से हूँ, सेक्टर वार्डन और कोरोना काल से जुड़ा हूँ। आप तो अभी लेटेस्ट बैच जो था उसमें आए थे आप? यस सर। मेरा नाम गुलाम मोहम्मदीन है, मैं मेरठ से हूँ, पोस्ट वार्डन। मेरठ से 1 लोग और कोई था? आप थे? ठीक है, 2 लोग हैं। हर जिले से 2 लोग मिलेंगे आप। सर? मेरा नाम दिलीप कुमार पांडे है, मैं वाराणसी से हूँ और सिविल डिफेंस कंट्रोल ऑफिसर पद पे हूँ। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रेंटेड हूँ, मास्टर ट्रेनर दोनों से। अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स आपने अभी मैंने किया हुआ है, लगभग 25-26 कोर्स कर चुका है टोटल वाराणसी में। यहाँ 10-12 ट्रेनिंग मैंने यहाँ दिया था। बहुत ही अनुभवी, और मुझे पता था ना कि यहाँ पे आज अच्छे लोग मिलेंगे। बहुत संदीप कुमार, पोस्ट वार्डन हूँ बनारस से, और मैं एक डीप डाइवर हूँ और रेस्क्यू करता हूँ रेगुलर। डीप डाइविंग का कोर्स कहाँ से किया आपने? ये पैदाइशी है। अच्छा, वो अपना जो सेल्फ मैं गंगा में स्विमिंग की क्लास भी चलाता हूँ वहाँ पे, और चूँकि 1 किलोमीटर बगल में है और
रुचि पानी में ज़्यादा था तो रेगुलर उसमें होने लगा। और अभी हर जगह से कॉलिंग आती है, कुएं में, यहाँ तक कि बोरवेल में भी मैं चला जाता हूँ। एक कहीं से ले लो सर्टिफिकेट, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं। सर वो भी इच्छा ही नहीं रही, सर्टिफिकेट की इच्छा नहीं रही। और अब होता है पुरस्कार सम्मानित भी है सर, राष्ट्रपति पुरस्कार 100 से सम्मानित। ज़्यादा और रिकॉर्ड मैंने जाने बचाए देखो, इसके लिए। अपनी जगह पढ़ाई करने का मौका मिलता है, फिर भी आप लोग छुपा रहे हो। बताओ वो चीज़। बताने तक लगता है तो बता दिए होते। नहीं तो राष्ट्रपति पुरस्कार इसी के लिए, इसी के लिए, जान बचाने के लिए, जीवन रक्षा पे मिला आप जी। SDRF में SDRF आ चुके हैं। हाँ, मैं हम लोग हमारी मुलाकात बिल्कुल बिल्कुल, मैं 21 बैच में था। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है सर। सर मैं मुझे नगर से हरिंदर कौशिक, और मैं यहाँ पर सेक्टर वार्ड पोस्ट हूँ, और हमारे यहाँ पर अभी स्टार्ट हुआ है, तो मैं मुझे से सिंगल बेड हूँ। मुजफ्फरनगर पहले नहीं लगे सर? नहीं, लेकिन वहाँ तो बाढ़ वाढ़ आती रहती है। वो सर मुजफ्फरनगर नहीं आता, लेकिन आसपास हो गए थे। लेकिन मैंने मतलब आपदा वाले उसमें जिला आ गया है ये रेंज में। सर आता है। सर धर्मवीर मित्र सेक्टर वार्ड क्या आप कौन सा मुजफ्फरनगर से आप अकेले हैं? बनारस से 2 लोग हो गए, गाजियाबाद से आप अकेले हैं? ये 2 लोग दूसरे लोग कहाँ? गाजियाबाद सर मैं नरेंद्र कुमार, घटना नियंत्रण अधिकारी नागरिक सुरक्षा आगरा से सर। आगरा। और मैं सर क्या बोलते हैं 2012 से सिविल डिफेंस में हूँ, और मैंने अभी 5 मई से लेकर के 19 मई तक SDRF में ट्रेनिंग किया हुआ हूँ, और मुझे निदेशालय प्रशस्ति पत्र मिला था 2019 में। और अभी जी सर, सिविल डिफेंस के निदेशालय से। सिविल डिफेंस निदेशालय से। और अभी क्या 1 महीने काम पहले किया था आपने? नरेंद्र कुमार सर। और सर अभी यहाँ से 1 महीने पहले TUT किया हूँ, और अभी MT करने की। सर अशोक यादव, मथुरा सिविल डिफेंस से 15 साल से सिविल डिफेंस में पोस्ट वार्ड पे हूँ, और SDRF और NDRF से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हूँ। ये जो CBRN के लिए ये स्पेशल है, पता है ना आपको? जी सर। हमारे SDRF में भी CBRN के लिए अलग से स्पेशल कंपनी है, इसके इक्विपमेंट और ऐसी। आप तो पढ़ ही रहे हैं 2-3 दिन से, तो आपको पता चल ही गया होगा कितना है चीज़। बागपत। सर मैं विवेक यादव मुरादाबाद से हूँ, ड्यूटी पोस्ट वार्ड। सर मैं अखिल अग्रवाल, सेक्टर वार्डन मुरादाबाद। सर मैं शेखर साक्य, मुरादाबाद से 3 लोग हो गए क्या? सर 2 ही। सर आप कहाँ? मथुरा। मथुरा से। आगरा। शेखर साक्य, डिप्टी पोस्ट वार्डन आगरा से। आगरा। सर पवन शर्मा, सेक्टर वार्ड मथुरा से। कौन कहाँ से? सहारनपुर। सर मेरा नाम नवीन सैनी है, मैं जिला सहारनपुर से हूँ, और सेक्टर वार्ड पंचम। मैडम? सर मेरा नाम रायना एजाज है, स्टोर सुपरिटेंडेंट हूँ प्रयागराज से। तो मैडम स्टोर का आप सिर्फ प्रयागराज जिले का देखते हैं कि अपने सिविल डिफेंस में हाँ जितनी जो स्टोर है उसका वहीं से पूरा सप्लाई होता है? क्या क्या है आपके स्टोर में? तो सब कुछ है, कुर्सियाँ, कंप्यूटर, एवरीथिंग, इक्विपमेंट से लेके लाइट, बल्ब, इसका कंडेंसर बदलने से लेके सब। बहुत जिम्मेदारी वाला काम है आपका, तो पूरा है सबके पास इक्विपमेंट? इक्विपमेंट भी है। CBRN का कुछ नहीं है। कोशिश करिए आप लोग नहीं, अभी पढ़ाया जा रहा है, आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इसके लिए आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रेनिंग हो रही है, तो फंड पहले रिलीज हो जाता है, ट्रेनिंग बाद में स्टार्ट होती है ना? कुछ ना कुछ आया होगा, उसमें कुछ मद होगा जिससे कि आप इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। तो एटलीस्ट बेसिक चीज़ें ना, जो एक PPE अपनी सेफ्टी वाला जो है, वो लगभग हर एक के पास होना चाहिए। इसमें सर जो है भारत सरकार से ये आता है कि SDR का जो फंड आता है उसी में से जो है सर्विस। हाँ तो SDM में से मिल जाएगा। हाँ उसी में से होगा सर, चल रहा है। लेकिन आप लोग जैसे जो आप लोग उस पदों में हैं, आप लोग लिखेंगे तो हो जाएगा। हाँ सब हो चुका है सर, कि हम लोग ट्रेंड हो गए, इक्विपमेंट नहीं तो क्या करेंगे? सर मेरा नाम रुबुल श्रीवास्तव है, कानपुर नगर से, सेक्टर वार्ड। कानपुर नगर से आप 2 लोग कानपुर से। शहजाद आलम, गाजियाबाद से, सेक्टर वार्डन। सेक्टर वार्डन। मेरा नाम देवदत्त सिंह है, नरोड़ा परमाणु केंद्र बुलंदशहर से हूँ, ICU पर हूँ। तो नहीं तो बुलंदशहर जिले से हैं कि आप उस NTP में नरोड़ा परमाणु केंद्र उसी में आप पोस्टेड? नहीं, सिविल डिफेंस के थ्रू सिविल डिफेंस में मतलब काम उसी
प्रांगण में ही कर रहे हैं आप? नहीं, प्रांगण के बाहर, प्रांगण अच्छा, उस एरिया को बोलते हैं एरिया को, को। जैसे ब्लॉक या गांव या ऐसे। जो नरोड़ा प्लान केंद्र है उसका 16 किलोमीटर का रेडियस है, उसमें सिविल डिफेंस वर्क करता है, जितने वार्डन्स हैं उसी में वर्क करता है, जिसमें 3 जिले शामिल हैं। तो आप ये आईसी हो रहा नहीं, जैसे आप वहाँ काम कर रहे हो तो आपका जो कुछ वहाँ से अलाउंसेज या कुछ है वहाँ से? नहीं, कुछ नहीं है, वार्डन से ये सब पावर प्लांट से कुछ नहीं है ना वहाँ? नहीं, पावर प्लांट से अपने कोई- विभाग से जो है जो आपके विभाग से पेमेंट मिलना है अलाउंसेज। सर ये स्वयं सेवा है, ये विदाउट पेमेंट वाले लोग बैठे हैं, स्टोर मैडम को छोड़ के या ऐसे कुछ सर को छोड़ के, बाकी ये volunteer है। जब सर्विस देते हो कुछ तो मिलता होगा? कुछ नहीं मिलता सर। ये पहले से एक्ट है कि आप अगर आपके पास अपने कार्य से फुर्सत हो तो आप देश की सेवा के लिए इससे जुड़ सकते हैं। अगर जुड़ जाएंगे तो ऐसे कुछ कोर्सेज कराए जाते हैं, ठीक है। नहीं शायद मुझे कुछ राज्यों में है क्या सिविल डिफेंस? जी, कुछ राज्यों में है। एक आदमी को बोले उत्तर प्रदेश के खाली हो गए। स्काउट क्लास सीखा हुआ है आपको? यहीं सिखाया है क्या? एनडीआरएफ से कुछ सिखाया पिछले फरवरी में एमओटी कोर्स करने वहाँ कुछ सिखाया, कुछ सर के माध्यम सिखाया गया। चलो, हो सकता है 3 दिन में हम लोग भी कुछ ना कुछ आप लोगों से नई चीज़ें सीखेंगे। देखो क्या होता है, जहाँ पे ऑफिशियल मामला हो जाता है ना वर्दी वर्दी, तो वहाँ पूरा डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। आप लोगों का ऐसा कोई है तो नहीं है ना? कम्युनिकेशन बढ़िया होगा, नई नई चीज़ें, अलग अलग जगह से लोग आए। देखो उत्तराखंड से भी 2 लोग आ गए हैं, है ना? और कितना रेंज है, देखो सहारनपुर कहाँ पे है और मुझे कहाँ मुगलसराय, बनारस मुगलसराय का मुगलसराय से आगे तो नहीं है कुछ यूपी का। कितना रेंज हो गया पूरा? उत्तर प्रदेश के 17 जिले टोटल सर यहाँ। हाँ, 17 जिले हैं, लेकिन रेंज तो है ना? हाँ, कवर हो गया। लेकिन जो 75 जिले नए जुड़े हैं उसमें से कुछ लोग आए हुए हैं जो आपदा में नए। तो ये था परिचय, आपस में भी सब लोग जान गए, तो पहले भी हुआ होगा लेकिन हम लोग जान गए। अब चर्चा करते हैं आज का जो विषय है CBR है। तो C फॉर क्या है? केमिकल। B फॉर R फॉर N फॉर न्यूक्लियर। तो ये अच्छा, एक लोग को जिसको पता हो जब बोलना चाहे हाथ उठाना कि ये आप लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, जो भी बोलना चाहे। हाँ सर बताइए, बैठे बैठे आप बात खड़े मत होइए बार बार। सर आप लोग वो क्लास वाले स्टूडेंट नहीं हो, आप लोग पदाधिकारी हैं, आप बैठ के आराम से बोलो। सर ये हम लोगों को ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हम लोग जो है नागरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, और भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना या इस तरह का कोई वो होता है तो और लोगों को हम लोग उसके प्रति सचेत कर सकें, जागरूक कर सकें, और अपने क्षेत्र में अपने लोगों को उससे जागरूकता के लिए। सर आप? सर जैसे हम लोग लोकल वहाँ के रहने वाले हैं, क्षेत्र के रहने वाले हैं, हम उन लोगों को यहाँ से सीखने का या जो भी हमारे पास ज्ञान है वहाँ जाके देंगे कि अगर जैसे ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो युद्ध एक ऐसी स्थिति होती है, वो नाक की लड़ाई होती है। हम किसी स्तर तक लड़ाई को जीतेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार से लड़ना पड़े, साम दंड भय जैसे। तो जब हम जागरूक रहेंगे, हम जानते हैं कि शेल्टर कैसे लेना है, अगर एटॉमिक रिएक्शन हो रहा है तो कैसे बचना उससे है। अगर लोगों को हम जागरूक करेंगे, अगर हमारा सफलता 10% भी सफल रहा तो 10% लोगों को हम बचा सकते हैं, लोगों को जागरूक करके। कुल मिला। हाँ सर बताइए, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर इसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि हमें इसलिए सिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट सरकार की पकड़ हर आम आदमी तक नहीं है, तो उसमें हम लोगों को यानी आम नागरिकों को ही जोड़ लिया गया। और जो इस समय वर्ल्ड का जो एटमॉस्फेयर है वो इस पर आधारित हो रहा है। ऐसा कभी कुछ हुआ तो उससे जितना बचा जा सकता है बचाया जा सकता है, वो कोशिश है। सर ये कोर्स हम लोगों को इसलिए पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है ताकि उनको सब डिसऑर्डर है सबसे पहले जाके चीजें हैं उनको जो घटनाएं उसको कम से कम करा सकें। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग तालियां बजाएं।
दिमाग में एकदम क्लियर है कि चीज़ क्यों हो रही है ना, ये चीज़ पता होनी चाहिए। होता क्या है कि हम उसमें काफ़ी समय व्यतीत करते हैं, बाद में अच्छा इसलिए हो रहा था क्या, हमें पहले से पता होता, थोड़ा ज़्यादा सीरियस होकर पड़ते। तो यही इसका कारण है कि जैसे वो साहब ने बताया कि भविष्य जो है इन्हीं चीज़ों पे निर्भर है। अब लड़ाइयाँ होंगी तो तीर कमान वाली नहीं होंगी, सामने से गोली मारने वाली नहीं होंगी। अब लड़ाइयाँ होंगी तो आप लोग को फर्स्ट डे बताया हुआ है क्या वेपन्स के बारे में ना, क्या किस तरीके से इनका यूज किया जा रहा है। छोटा सा केमिकल है, धीरे से कहीं छोड़ दिया, बहुत सारे लोग नुकसान कर दिया उसने। रेडिएशन है ना, कितना अपने प्रभाव को कितना दिनों तक बनाए रखता है, लोगों को मारता रहता है, प्रभावित करता रहता है, कैंसर करता रहता है। तो अगर आप लोगों के मस्तिष्क में चीज़ है तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि आप खुद उससे बच जाए। नहीं बच जाएंगे तो उसके प्रभाव को कम कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो आप लोग मास्टर ट्रेनर है तो दूसरे लोगों को भी आप सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। आपके जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, जो भाई स्वयं सेवक होना बहुत बड़ी बात है। लोग आजकल स्वार्थी हैं ना, अपना स्वार्थ देखते हैं, जितना हो सके अपना अपना अपना। दूसरों की सेवा करना वो भी निस्वार्थ भाव से, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलना। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? मिलते हैं क्या? कहीं नहीं मिलते। आप लोग एक संगठन से जुड़े हुए हैं, बहुत ही ऊंचे स्तर के जो मानवीय मूल्य होते हैं ना, मानव के जो, उसमें से निस्वार्थ भाव से बिना कुछ लिए हुए सेवा करना, उसमें सबसे टॉप पर आती है, ऊपर लेवल पे। कि अपना खाने पीने के बाद पेट भर गया, अपनी ज़रूरतें पूरी हो गई, उसके बाद जाके किसी देश के लिए, समाज के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं, तो उस लेवल की चीज़ है। इसमें क्या है कि अपने आप को बचना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके उनको बचाना है, उनको समझाना है, बताना है। होगा क्या, हो सकता है कि आप पूरी तरीके से ना बचा पाए, लेकिन जो आदमी बिल्कुल मृत्यु के कगार पे था, अगर उसका जीवन ही बच गया, भले वो पाइज हो गया या उसकी जीवन काल थोड़ा कम हो गया, लेकिन उस समय कुछ तो आप उसको राहत दे सकें। आप ऐसे सोचो कि जिस विषय में किसी को पता नहीं और अचानक से घटना या दुर्घटना हो जाए तो कैसे अफरा तफरी हो जाए। सबसे ज़्यादा तो क्या होगा, अफवाहें फैलती है ना, कि अब तो ये हो गया, अब तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, इसका कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन अगर आप जागरूक हैं, आप लोग जानते हैं। पहली बात ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने CBRN का पहले कभी सुना था या सोचा था ऐसा भी कुछ होता है? आपने कहाँ पे सुना था? सर हमारी ट्रेनिंग होती है जहाँ हम नहीं, ट्रेनिंग से पहले एक आम नागरिक होने के नाते आप लोगों को, आपको क्या लगता है जो बाहर जनता घूम रही है इसमें कितने लोगों को पता होगा? नहीं पता। 1-2% अगर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। अगर मान लो लखनऊ है, इतना बड़ी जगह है, पूरे प्रदेश की पॉलिटिक्स में बहुत मायने रखता है। यूपी की सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनती है? होता है ना, यूपी से होके रास्ते से किसी भी प्रधानमंत्री का हो, चाहे किस कहीं का भी हो, दक्षिण भारत का हो, बंगाल का हो या गुजरात का हो, लेकिन रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश से गुजरता है। तो इम्पोर्टेंट जगह है। अगर युद्ध हो गया, कहीं गलती से परमाणु बम गिरने की नौबत आई, तो क्या यूपी टारगेट नहीं हो सकता उसको? हो सकता है, हो सकता है ना। तो अगर हो गई ऐसी सिचुएशन में, तो आपको क्या लगता है आम जनता क्या करेगी उस समय? कैसे रिपोर्टर होना चाहिए? पैनिक हो जाएगी, पता नहीं होगा। तो इसीलिए CBRN का कोर्स, बाकी तो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ी, बाकी आपदाएं, जैसे आपदा मित्र की स्कीम चल रही है, मंगल दल है, बाकी हम लोगों को, इसके अलावा सरकार, आप लोगों को शायद, आप लोगों को जो आप लोगों के पास एक पत्र आया होगा अधिकारियों के पास, कि जितने भी सरकारी विभाग हैं, जितने भी नए रिक्रूटमेंट या जितने भी पुराने लोग हैं, आपदा प्रबंधन का ट्रेनिंग सबको लेना चाहिए। कंपलसरी कर दिया है ना, क्योंकि आपदाएं पहले प्राकृतिक रूप से आती थी, अब मानवीय रूप में हर जगह मानव ही आपदा का कारण है, तो उसको हैंडल भी मानव को ही करना पड़ेगा। आपदा करने वाली अलग टीम है, आपदा से निपटने वाली अलग टीम है। हो सकता है हम कहीं दूसरी जगह आपदा करके आए वहाँ दूसरी क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे आपदा हुई तो हमें उससे बचना पड़ेगा। आपदा करता है कि नहीं हम लोग? पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक कभी प्लास्टिक, है ना, करते हैं ना। किसी भी तरीके से पोल्यूशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। जैसे हमने एक घर बनाया कहीं पर, ऑब्वियसली उतने एरिया का ग्रीनरी चला गया, कुछ बैक्टीरिया छोटे छोटे जीव जंतु, उनका लॉस हुआ, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही। तो ये सब चीज़ें हैं। कहने का मतलब
जागरूकता अपने लिए और अपने आप जागरूक होने के बाद सीख लेंगे क्या क्या करना क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स पता हो जाएंगे, हम बाकी लोगों को बता सकते हैं। और चूँकि आप लोग एक संस्था से जुड़े हैं, बाकायदा आपके पास एक सर्टिफिकेट है कि हम मास्टर ट्रेनर हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। जैसे आम आदमी कोई आके ज्ञान देने लगे तो कोई सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सब ज्ञानी हैं। बाहर तो यही है ना, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर भाषण देता है तो उसकी बात से सब सहमत हो जाते हैं क्या? नहीं होते। बात ऐसे करेंगे कि लग रहा है विधानसभा में 2 पंचवर्षीय मतलब विधायक रह चुके हैं ना। आम जो रोड पे एक बहुत ही साधारण व्यक्ति है वो भी उस लेवल से बात करते हैं, ज्ञान सबके पास होता है। इसीलिए सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। जब सर्टिफाइड हो जाते हैं, आपके गले में ID कार्ड है, आपके पास एक यूनिफॉर्म है, तब आपकी बात सुनी जाती है। जैसे हम लोग SDRF से आए हैं तो आप लोग सुन रहे हैं, जो अभी बताएंगे उसको सुनेंगे। पता है कि लोग अगर यही चीज़ नहीं होती, भले कितना ज्ञान हो, हमने रिसर्च किया है, PhD किया है, जो कुछ है, लेकिन फिर आम जनता उसको एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन, हाँ, आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाएंगे, वैलिडेशन आ जाता है। वैलिडेशन हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग हल्के में मत लेना। इसमें मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग 15-15, 20-20 साल से जुड़े हुए हैं और उनके कोर्सेज की पूरी लंबी लिस्ट बन गई होगी। ये लोग समझदार हैं, इनको पहले ही पता चल गया, जब कभी मौका मिले कोर्स करते रहो, सर्टिफिकेट अपने पास इकट्ठे करते रहो, नॉलेज लेते रहो, ताकि हो सकता है ज़रूरत ना पड़े कभी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी उस समय आपका काम सबसे अलग रहेगा कि नहीं? यस सर। आपको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें पता है, आप तुरंत डिसीजन ले सकते हैं बिना बट किए हुए क्या, और अपने उच्च अधिकारियों को भी सलाह दे सकते हैं कि साहब ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे ना करने से ये नुकसान हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो बच्चे हो गया, सबको क्लियर हो गया क्यों क्या कैसे कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम पूछेंगे आप लोगों से कि CBR ने जो अभी तक पढ़ाया उसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो सिलेबस तो हमें पता है, हमने देख लिया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है? पूछें? अच्छा, पूछने के दौरान क्या करना है, जिसको आंसर देना हो हाथ उठाना, सभी लोग एक साथ नहीं बोलना। अभी चलेगा सर, थोड़ी देर बाद चलेगा। लाइट नहीं आई, गाड़ी अभी चलेगा, वैसे लेके चलेगा। एक ऐसे केमिकल वेपन का नाम बताइए, जो मतलब ऐसे केमिकल का नाम बताइए जिसको हथियार के रूप में यूज किया जाता है। कितने लोगों को पता है? सर आप बताइए। यूरेनियम। आप बताइए सर। RDX। सरीन गैस, क्लोरीन, एंथ्रेक्स। आपने सर नाम बताया था? क्लोरीन, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। कुल मिला के मोटा मोटा आइडिया है, थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे है, चलेगा। जैसे एंथ्रेक्स है, वो केमिकल नहीं है, लेकिन कह नहीं सकते केमिकल तो उसके भी शरीर में है। जीवाणु विषाणु जो होते हैं वो बायोलॉजिकल में आते हैं, कैटेगरी बनाई हुई ना, इसीलिए यहाँ पे CBR में 4 अलग अलग वर्ड हैं। R और N एक ही में मिला देते हैं, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, लेकिन वो एक ही क्षेत्र में आता है। 4 क्षेत्र हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर। तो केमिकल का मैंने पूछा था, ठीक है। जैसे सर ने बताया सरीन, वो केमिकल है ना, गैस है। क्लोरीन बताया सर ने, वो भी एक गैस है। लिक्विड में कोई बताओ, कोई लिक्विड केमिकल जो नुकसान करता है या हथियार के तौर पे यूज कर सकते हैं। लेड नहीं, लेड लिक्विड नहीं होता, सॉलिड होता है। लेड कहाँ यूज करते हैं? नहीं, पारा। अरे कोई भी लिक्विड, आप लोग इतने पॉइजन हैं दुनिया में, है कि नहीं? जितने भी जहर हैं, टॉक्सिक सांप का जहर। हाँ, सांप का जहर है। व्हाइट फास्फोरस। फास्फोरस तो पॉइजन में नहीं आता मुझे लगता है। पोटेशियम आता है, साइनाइड आता है ना,
कहने का मतलब वो केमिकल लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। तो वो एक हो गया हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल का उदाहरण तो बताएगा। हाँ सर बताइए। इबोला हैं? इबोला वायरस वेरी गुड। प्लेग है वेरी गुड। चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स हो गया। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स काम ही नहीं करेगा। चिकन पॉक्स क्यों नहीं काम करेगा? सर कोरोना कोरोना कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ चिकन पॉक्स होता है, पूरा 4-5 लोगों को अभी खत्म नहीं हुआ पूरा। बहुत भयंकर हुआ, 33-22 दिन तक तो ऑफिस से छुट्टी में घर पर रहे बड़े व्यक्ति को। हाँ, ऑफिस में काम करते हैं और सब उनके शरीर में गड्ढे होते हैं। तो वो जब छोटे रहे होंगे उनका टीकाकरण नहीं हुआ था पक्का 100%। नहीं तो जो नई जनरेशन है, हम लोग जब पैदा हुए हैं इससे पहले था सर। हाँ। और बहुत लोग मरे थे। हाँ, पहले जब होता था अगर एक घर में हो गया कितना भी आइसोलेट कर दो, उस समय इतना लोगों को सैनिटाइजर ये सब पता नहीं था ना चीज़ें, और वो इतना बारीक चीज़ है कि पता नहीं चलता है, लोगों में फैल जाता था गाँव से गाँव। बड़े भी हो गए थे, लोग अंधे भी हो गए सर। वो बड़े वाले को बोलते हैं चेचक सर। चेचक बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स तो सर है। स्मॉल पॉक्स होती छोटी छोटी, वही छोटी। और चिकन पॉक्स थोड़ी बड़ी होती है। चेचक और छोटी माता क्या बोलते हैं? हाँ, गाँव में छोटी माता बोलते हैं। 1 साल 2 साल में चिकन पॉक्स कहीं ना कहीं इफेक्ट देता है। छोटे छोटे वायरस तो हैं, हर चीज़ के वायरस प्रकृति में हैं, लेकिन जिनका टीकाकरण हो गया है तो वो लोगों को दोबारा होने की संभावना, ऐसा नहीं उनके शरीर में जाते नहीं है। जैसे छोटा बच्चा उसको टीका लगा दिया, भविष्य में जब कभी दोबारा वो जाएगा तो उसके अंदर उसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पहले से विकसित है, वो तुरंत पहचान लेगा ये वही आदमी है जो मारा था, किया था, उसको मारो, तुरंत मार देगा उसको। दिक्कत तब होती है जब उसको पहचान नहीं पाता इसके पास क्या हथियार है, क्या है, इसे कैसे लड़ना है। वो जितने समय स्ट्रेटेजी बनाता है शरीर प्रतिरोधिता उतनी देर में वो कब्जा कर चुका होता है, तो वो नुकसान करता है उसको। फिर लड़ाई लंबी चलती है, 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन जीत जाता है आदमी। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो मृत्यु में हो जाए, नहीं तो लेकिन उतनी दिनों में वो नुकसान कर जाता है। जैसे सर ने बताया कि चेचक हो जाता है तो लोग अंधे हो जाते हैं, क्योंकि वो आँखों में भी हो जाता है, तो आँखें गई उतने दिन में तो नुकसान कर जाएगा। तो जितने जीवाणु और विषाणु हैं इनका उपयोग बायोलॉजिकल एजेंट के तौर पे, हथियार के तौर पे यूज कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो प्रकृति में ऑटोमेटिक उपलब्ध है, अगर उससे हम बच सकें तो बीमारियों से भी बच सकते हैं। अच्छा, एक और बताइए आपको। सरकार सर ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? जो ये बायोलॉजिकल। हाँ, क्या क्या 2 प्रकार? एक नेचुरल भी होते हैं सर। हाँ, मैन मेड। मैन मेड कैसे बनाएगा आदमी? कोरोना सर दूसरे खाना जैसे खाते हैं, कोरोना में दूसरे खाने की वजह से भी होता है। फूड पॉइजनिंग। जैसे कोई पक्षी वगैरह कहीं कोई गंदी चीज लेके जा रहा है, अगर छत वगैरह पे कोई खाने का सामान फैला हुआ है उसको डाल दिया तो उससे पक्षी नहीं, मैन आदमी की बात हो रहा है, आदमी बना रहे कोरोना हैं। सर अभी चाइना चला था इंडिया सर, को, जब मैं- हाँ, पूरे विश्व में हंगामा मचा था इसको लेकर। जैसे कोरोना है, इसको लोग कहते हैं कि इसको लेबोरेटरी में साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है, डेवलप किया है। वायरस बैक्टीरिया गाय भैंस पालने जैसा थोड़ी है, छोटा सा कुछ एक चाहिए उसमें प्रयोगशाला में बना देंगे, और छोटी सी जगह में हजारों लाखों की संख्या में होगा। और सर वेपन के रूप में मैन मेड ही यूज होता है सर। हाँ, उसको पहले स्पेशली डिजाइन किया जाता है ताकि लोगों के अंदर प्रतिरोधक, जैसे चिकन पॉक्स है उसके जीन में जेनेटिक थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो जब आपके शरीर में जाएगा तो फिर वो जो पहले उसका टीका लगा वो काम नहीं आएगा, उसका DNA चेंज कर देंगे उसमें। तो कहने का मतलब है, सर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि जो विपन होते हैं जीवाणु विषाणु वाले जो हथियार के तौर पे, उनको पहले लेबोरेटरी में डिजाइन करना पड़ता है, डिजाइन करके बाकायदा एक लोग ले जाकर उसको टारगेट एरिया में। और लास्ट कौन सा है? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में क्या हो सकता है? सर बीच में रेडियोलॉजिकल बचा एक आदमी बताइए इससे प्लीज। चलो ठीक है, अच्छा रेडियोलॉजिकल का बताइए, आर का। आर बताइए पहले। एक्सरे, हाँ वेरी गुड। MRI कोबाल्ट 16, यूरेनियम MRI मशीन। अच्छा, 2 चीज़ें जैसे एक आया कि कोबाल्ट 16 और एक आया एक्सरे।
ये रेडिएशन तो हमारे फायदे में यूज होते हैं, है ना। एक्सरे कराते हैं, डॉक्टर साहब भी तो लिखते हैं एक्सरे करके फायदा तो नहीं होता है। लेकिन सर अगर इससे ज़्यादा मात्रा में इससे ज़्यादा कराने पर सर ये नुकसानदायक EMRI मशीन जो चलती सर वो भी रेडिएशन का काम है। वेरी गुड, आप लोग एकदम सेंट्रल मास्टर हो गए, आप समझ गए उनकी बारीकी को। यही चीज़ समझनी होती है कि एक्सरे हमारे फायदे के लिए तो है, लेकिन जो एक्सरे मशीन है वो तो मिली सेकेंड के लिए एक किरण छोड़ती है एक बार ऐसे, बस एक झोंका मार के बंद हो जाती है तुरंत। एक बटन होती है ना उसमें, वो बटन दबाने वाला दीवार के पीछे रहता है उधर, कवर्ड होता है, नहीं चाहिए जो पेशेंट है वो जले। एक होता है पेशेंट को मशीन पे लिटाते हैं और या बैठाते हैं और बाहर चले जाते हैं, कमरा होता है, मोटी कंक्रीट की दीवार होती है, पीछे से कांच के उससे देख के वो शीशे से देख के तो बटन दबाता है। तो वो अगर ज़्यादा उसके प्रभाव में आएंगे या ज़्यादा तीव्रता के एक्सरे के प्रभाव में आएंगे तो वो क्या करेगा, स्किन कैंसर का कारण हमारे शरीर की जो मूलभूत संरचना है जिसको बोलते हैं कोशिका सेल्स होते हैं ना, उसमें वो बदलाव कर देगा, वो बदलाव कर देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, उसे वीक करके उसको आगे हो जाता है। हाँ, उसको उसका जो DNA है, जो भी उसकी व्यवस्था है, सुव्यवस्था, कितना सुंदर ढंग से बना है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, उसमें लिक्विड है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का व्यवस्था है। छोटा सा सेल है लेकिन वो एक जिंदा आदमी की तरह पूरी व्यवस्था है उसमें, उसका अपना खुद का ऊर्जा का केंद्र है ना, वो व्यवस्था अगर छिन्न भिन्न हुई और एक कोशिका में तो होगा नहीं, होगा तो ज़्यादा कोशिकाओं में होगा, और वो कोशिकाएँ अगर किसी आप पे इम्पोर्टेंट अंग की हैं, जैसे आँख की कोशिकाएँ होंगी या फिर लीवर की, किडनी की, जननेंद्रियों की, तो फिर क्या होगा, वो अंग ही पूरा जैसे जापान में बोलते हैं नए जनरेशन जो बम नहीं गिरा था, उसके बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें भी अंग हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, एक लोग कोई बताओ कैसे। वो उसके रेडिएशन का प्रभाव जो है DNA पे हो चुका है, जिसके कारण आने वाली पीढ़ियों में जो लोग अपंग पैदा हो रहे हैं या अन्य गंभीर हाँ बिल्कुल से, उनके जो माता पिता थे उनके DNA में उसका इफेक्ट परिवर्तन हो गया, और DNA ही पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहता है आगे, तभी तो DNA सैंपल से पता कर लेते हैं इसका पिता है माता है कि नहीं है ना, बच्चे का। हाँ सर, आप सेल के अंदर जीन होती है, जीन को अफेक्ट कर रहा है, हाँ इसलिए जेनेटिक जो जीन है, जीन का मतलब ये वही DNA है ना, अलग अलग नाम जानते हैं बट बायोलॉजी में अंदर घुसेंगे तो वो थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं। कहने का मतलब है जो हेरिडेटरी अनुवांशिक डाटा है जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, तो अगर उसके माँ बाप में ही उसमें डैमेज हो गया है DNA में, तो वो बच्चे में चला जाएगा, और उसी DNA से ही बच्चे का शरीर उसी डाटा को लेके पढ़ के इसका आँख का कलर भूरा करना है कि काला करना है, कहाँ लिखा है, DNA में लिखा है। बच्चा माँ के घर में है, उसका लंबाई कितनी होनी है, उसके अगर उसका हाथ 2 बनने हैं और एक हाथ वाला डाटा में कुछ पिची हो गई जैसे लिखते हैं ना हाथ से, तो क्या होगा, एक हाथ बनेगा एक नहीं बनेगा, डिपेंड करता है, या 5 उंगलियां बनने थी तो उंगलियां बनी नहीं, अगर हाथ ही हाथ बन के रह गया, तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं अगर इन किरणों के प्रभाव में हम ज़्यादा देर तक आ गए या ज़्यादा तीव्रता की किरणों से प्रभावित हो। तो ये भी आप लोगों को पता है ना। अब आते हैं न्यूक्लियर। न्यूक्लियर के बारे में बताओ, कौन बताएगा? नहीं सर, आप बहुत ज़्यादा आप मैं पूछता हूँ जो लोग पीछे से कोई बागपत वाले सर वो बता चुके नहीं, बैठे बैठे जो न्यूक्लियर है, नहीं तो फिर नरोरा वाले सर तो हैं कहाँ गए, तो बताएंगे। जो रेडिएशन है न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर रेडिएशन, वो किस तरीके से हमें हानि कर सकता है? वो शरीर में जैसे हथियार के तौर पे यूज कर सकते हैं उसको। हाँ, न्यूक्लियर वेपन वही है जिसको परमाणु बम बोलते हैं। देखो रेडिएशन और न्यूक्लियर लगभग एक जैसे, बट रेडिएशन वाले का क्या है कि हम लोग उसको उसकी तीव्रता कम करके हम उसका सदुपयोग कर लेते हैं। जैसे सुना होगा यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट किरणें
सूर्य से आती हैं और उसका एक बल्ब भी बना लिया हमने, है ना, यूवी उसको आरओ के अंदर लगा दिया, कीटाणु मार देता है पानी के, उस बल्ब को लगा दिया ट्यूब के अंदर, पानी निकलता है, उसके बैक्टीरिया कीटाणु को मार देता है। लेकिन उसी की ज़्यादा तीव्रता शरीर पे डाल दो किसी के, है ना, तो रेडिएशन काम कर देगा। इसी तरह कोबाल्ट 60 की बात हुई थी। कैंसर के लोग जो बीमार हो जाते हैं ना, कैंसर ट्यूमर्स हो जाते हैं, उनकी कोशिकाओं को एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे जाके मारेगा। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी भी यूज कर लिया, लेकिन परमाणु वाले को कैसे यूज करेंगे? वो तो नुकसान करेगा, क्योंकि उसकी क्षमता ज़्यादा है। उसका सदुपयोग ये है, उसकी ताकत को हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज कर रहे हैं ना। उससे हम अपनी सेना के जहाज पर डुबिया जला रहे हैं, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, अंतरिक्ष में सैटेलाइट चल रहे हैं, उसमें न्यूक्लियर बैटरी लगा दी, वो सालों साल चले जा रही, ख़त्म ही नहीं हो रहे, ऊर्जा उसको मिल गई। वैसे अंतरिक्ष में ज़रूरत नहीं पड़ती, सोलर से चल जाता है सारा काम। तो आप लोगों को बेसिक जानकारी हर चीज़ की है। आप लोगों ने जो आपके सर लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा और उन्होंने पढ़ाया। तो अब हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल चलेंगे। लेकिन ये पूछना इसलिए ज़रूरी था कि अगर पता ही नहीं होता तो हम फिर यही चीज़ें पढ़ाते, यही चीज़ें पढ़ाते। तो हमारे सर लोग भी बैठे थे, सुन रहे थे आप, अब समझ गए कि आप लोगों को इस गहराई में ले चल सकते हैं। जैसे जैसे क्लास चलती रहेगी। ये क्या था? ये इनका अपना फार्मूला है सर। कोबाल्ट कहाँ जाएगा? ये सर यूट्यूब पे सारी वीडियो कनेक्ट हो जाएंगे, यूट्यूब पे फेमस हो जाएंगे हम। चलो भाई, सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और इससे जिसका भी चैनल हो, गृह मंत्रालय ये सरकारी चैनल विभाग का है, जनता का फायदा होना चाहिए, जितने ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुंच सके उतना अच्छा। सेंट्रल सिविल डिफेंस के नाम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग CTI अच्छा है ना। ये संसाधन पहले नहीं होते थे, ये नहीं होगा तो सिर्फ इतने लोगों को पता चलेगी। अब चीज़ें पूरी जनता को सब जगह आती है। कुछ लोग तो अच्छा, आज का जो विषय है वो है डीकंटामिनेशन। तो डीकंटामिनेशन का मतलब होता है, अच्छा कंटामिनेशन क्या होता है? संक्रमित होना, वो तो डीकंटामिनेशन क्या होता है? संक्रमित खतरा किसी फ्लू से या किसी मतलब ऐसे संक्रमण से प्रभावित है तो वो कंटामिनेशन का शुद्ध हिंदी में होता है मिलावट, है ना, कंटामिनेटेड हो गया। हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जो नहीं आनी चाहिए। वो रेडिएशन हो सकता है, केमिकल हो सकता है, और वायरस बैक्टीरिया हो सकता है। हम किसी भी चीज़ से कंटामिनेटेड हो सकते हैं, हमारे शरीर में वो चीज़ें अपना प्रभाव डाल देंगी। तो हमें क्या करना है? डीकंटामिनेट। अपने आप को क्यों करना है? क्योंकि आप लोग स्वयं सेवक हैं, ऐसी जगहों पे जाएंगे जहाँ पे कहीं दुर्घटना हो गई CBRN की, आप जाएंगे वहाँ पे, सेवा तो करेंगे, मन मानेगा नहीं आपका कि लोग वहाँ ज़रूरत है और आप छुप के बैठ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। जाएंगे, आपकी आदत पड़ी हुई, इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, आप पहुँच जाएंगे। तो अपने आप को पहले बचाने के बाद जब आप वापस लौट के आएंगे या उस एरिया से गुजरेंगे या उसका प्रभाव से प्रभावित हो जाएंगे, तब आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? डीकंटामिनेट, प्रभाव को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। अपने इक्विपमेंट्स जो लेके जाएंगे उनको शुद्ध करना पड़ेगा। आपके जो व्हीकल है, गाड़ियाँ जिनको लेके जाएंगे उनको शुद्ध करना पड़ेगा। वहाँ से जिन लोगों को बचा के लेके आए हैं विक्टिम, उनको भी डीकंटामिनेट करना। तो डीकंटामिनेशन समझ में आ गया। तो इसका क्या है? प्रॉपर चरण। अगर उन प्रक्रियाओं का पालन नहीं करेंगे तो डीकंटामिनेशन की जगह पे वो कंटामिनेशन का काम करते हैं, क्योंकि आप जहाँ पे स्रोत था वहाँ से अपने साथ ले आए और दूसरी जगह पे आप खुद स्रोत बन के लोगों को कंटामिनेट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें ना हो जाएं, इसलिए इसको एक प्रॉपर एक तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से इसका
डेवलपमेंट। और सीखा कैसे है, जिन लोगों ने इन परिस्थितियों से गुजरे उन्हीं लोगों ने उसमें रिसर्च कर करके इसको ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए। हो सकता है आप लोग मास्टर ट्रेनर है, आप लोग भी इसमें सुधार कर सकते हैं। कुछ नए बोलते नहीं इनोवेशंस, नवाचार, इसमें कुछ भी आप लोगों के दिमाग में आता है आप लोग बताएं, हम लोग उसको नोट करेंगे, सजेस्ट करेंगे। या आप लोगों को भी अलग अलग क्षेत्र से हैं तो दिमाग में आता नहीं कि यार ये चीज़ हमने वहाँ देखी थी, ये वाला मटेरियल का अगर सूट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसको भी है ना, किसी के दिमाग में कुछ आता है। तो जब कभी ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं अलग अलग जगह से, डिस्कशन होता है अच्छी चीज़ों पे, तब उसमें नवाचार की गुंजाइश बढ़ती है। ऐसे तो अकेले हम मन में सोचते हैं, फिर सोच के रहते हैं पता नहीं कोई इसको कुछ नया विचार होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब लोग इकट्ठे होते हैं उस समय संभावना प्रबल रहती है। तो ऐसा कुछ आप लोगों को आइडिया है तो पक्का बताना, इस नोट करेंगे हम उच्च अधिकारियों से, इस पर चर्चा करेंगे मीटिंग में आप लोग भी, ताकि इसको और आगे बढ़ाया और सुधारा जा सके। हाँ, 1:30 बजने वाले थे, हाँ, तो 1:30 बजे लंच होता है, 5 में बचा है, क्लास नया सब हम लोग पढ़े दिल्ली में सर मायापुर और विशाखापट्टनम में हुआ था। जी सर। वो था कौन सा मायापुर वाली घटना कहाँ की? दिल्ली की कौन सी? मायापुरी में घटना हुई थी। ये मैं जानना चाहता हूँ। अभी लेटेस्ट है। एक्चुअल में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं मेजर लेवल पे, लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन वाली जो घटना थी, वो न्यूक्लियर में नहीं कह सकते उसको, रेडिएशन कि छोटा सी, बहुत छोटा सा मटेरियल है ना, उसको जिसने पढ़ा होगा, अभी चर्चा होगी इन सब चीज़ों में, बहुत छोटी सी मात्रा, सिर्फ वो क्या किया, ले जाके अपने घर ले गया और उसने 7-8 लोगों का जीवन प्रभावित कर दिया बुरी तरीके, मतलब बहुत दयनीय स्थिति में पहुँच गया। रेडिएशन की घटना, मतलब ये केस स्टडीज इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे हवा में बातें करने से नहीं होता है। केस स्टडीज ये चीज़ बताती है कि दावे के साथ कि नहीं देखो ऐसा हुआ है, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ सकती है। तो आप लोग भी जब मास्टर ट्रेनर है, जब पढ़ाएंगे तो केस स्टडीज हर उस टॉपिक का जरूर एक ना एक केस कि कहाँ पे कैसा घटना दुर्घटना हुई, और सबके पास मोबाइल है, गूगल है, आप उसको और बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करके पढ़ के कुछ नई घटनाएं, कुछ देश की, कुछ विदेश की, कुछ रिलेवेंट, कुछ जो उससे संबंधित क्षेत्र की हैं उनको भी जोड़ के जरूर कर लें। तो आप लंच कर लें फिर सभी लोग, ओके सर, है ना।